हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग चौथे मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये चौथा मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए अति संभावित होने वाले हैं, क्योंकि इस चौथे मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग में सीधे आपके पेपर में आने वाले हैं। और ये चौथे मॉडल पेपर से आप सभी को एक अंदाजा भी लगने वाला है कि आपके पेपर में कैसे कैसे सवाल आने वाले हैं, क्योंकि चुन चुनकर एक सवालों का यह चौथा मॉडल पेपर तैयार किया गया है केवल आपके एग्जाम के लिए, जो कि 8 जून के लिए, 9 जून के और 10 जून के लिए। तो साथियों, यदि आप इन दिनों एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये चौथा मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ओके, आप एक बार में अपनी परीक्षा को पास करने वाले 100% उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जबरदस्त क्वेश्चनों का यह चौथा मॉडल पेपर होने वाले हैं। 60 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस क्लास में भी आप सभी का टारगेट रहेगा 60 सवाल में से आप सभी केवल 35 सवाल सही करने होंगे और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यानी आप पूरे 60 सवाल के 60 सवालों का उत्तर करेंगे, चाहे आपको आए या ना आए। इससे क्या होगा कि आपको इसी क्लास में पूरे 60 के 60 उत्तर याद हो जाएंगे। ठीक है, और एक तरह का मान के चलिए कि 8, 9, 10 जून का ये क्वेश्चन पेपर भी होने वाले हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ओके, तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा केवल 2 घंटे में समाप्त होगा। इसी 2 घंटे में आप सभी को 38 सवाल जीके मिलेगा, 37 सवाल हिंदी मिलेगा, 55 सवाल रीजनिंग का मिलेगा, 20 सवाल गणित का मिलेगा। 150 प्रश्नों का पूरा पेपर होगा। एक प्रश्न आप सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का पूरा पेपर होगा और एक भी प्रश्न पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टारगेट आप सभी का कम से कम 260 प्लस होना चाहिए 300 नंबर में से। ओके, इतने का टारगेट आप लेकर चलेंगे। तो साथियों, वैसे ही क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन का उत्तर आप याद करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पेपर में किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में आप सभी से स्कोर आपका पूछेंगे, स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न से क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला वो कौन थी? ध्यान रखिएगा, 1925 में बनी थी ना, तो वो कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। रिवोल्यूशन 2020 उपन्यास के लेखक कौन है? रिवोल्यूशन 2020 उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वो चेतन भगत हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नंद भवन मंदिर स्थित है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर नंद भवन मंदिर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये नंदगांव में स्थित है। ओके, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो साथियों याद रखिएगा, अनुच्छेद 22 में यह वर्णन किया गया है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके 6 शिफ्टों के लिए। तो साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, भाग 9B में यह प्रावधान दिए गए हैं। तो इस सवाल का ऑप्शन है आपका क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे आप सभी लोग। कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सर जी, ये तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले साथियों, सबसे पहले तो ये भाई आप 10 टेस्ट सीरीज का PDF आप लोग अपने पास मंगा लीजिए। ये 1500 पूरा नए क्वेश्चन को आप तैयार करिए, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर की, क्योंकि साथियों यहीं से तो आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है।
जो सीधे आपके पेपर में सवाल पूछे आएंगे, जो चुन चुन कर भाई आयोग आप सभी सवाल पूछती है ना, वो सवाल इस पीडीएफ में तैयार कर दिया गया है। तो भाई पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर पे। जिनकी भी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो भाई इससे बढ़िया आपके लिए कुछ नहीं होने वाला है। बस इतना आप कर लीजिए, जिनका तैयारी हो चुका है एक बार रिवीजन के तौर पे भाई इस नंबर पे मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन अपने पास मंगा लीजिए। और ये 10 टेस्ट सीरीज तो भाई आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो साथियों मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस नंबर पे जिनको भी चाहिए साथियों व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने पास मंगाइए, और एक सीट इस बार पक्का करिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो सर दी 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य बना था? वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य बना था? तो वो सिक्किम राज्य बना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? तो साथियों मैकमोहन रेखा एक रेखा जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? तो ध्यान रखिएगा, चीन और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश को अलग करती जो मैकमोहन रेखा है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो साथियों आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की यह आत्मकथा है? तो सोनू मसूद की आत्मकथा है आई एम नो मसीहा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये सवाल तो हमने पिछली क्लासों में करवाया था आप सभी को। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो सर जी भाग 3 को कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, सुएज नहर किन 2 निकायों को जोड़ती है? सुएज नहर किन 2 निकायों को जोड़ती है? एक तो देखिए भूमध्य सागर को और एक लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो सर जी 25 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन तुरंत ऑन कर लेंगे आप लोग, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है, एक भी दिन का गैप नहीं होने वाली है। तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करने बाद आप नोटिफिकेशन को अभी ऑन कर लेंगे। ओके, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? बताइए, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार किसे होता है? बताइए, तो राज्य के महाधिवक्ता के पास होती है शक्ति कि वो दोनों सदन में बोल सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सर जी बीजिंग में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे, स्कोर जरूर करिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक रूप में किससे जाना जाता है? बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक रूप में किससे जाना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इस टाइम एआई का जमाना चल दिया है, तो आपके पेपर भाई जरूर भाई सोशल मीडिया से संबंधित जो सवाल आएगा ना वो एआई से ही दिया जाएगा आपके पेपर में। तो जितने भी एआई के फैक्ट है भाई आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 2 नंबर की बात होने वाली है। 2 नंबर तो ये अलग रहेगा और सोशल मीडिया कम से कम 4 नंबर के सवाल पूछेंगे। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच ये किसका अपराध होता है? तो साथियों किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच ये किसका अपराध होता है? तो ध्यान रखिए आप लोग, हैकिंग का एक अपराध होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, इंश्योरेंस के रूप में जानी जाती है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग।
निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। उत्तर भारत की बात कराए, रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करना, वो कौन सा है? कपास है, बाजरा है, चना है या चावल है? बताएंगे आप सभी लोग। तो साथियों याद रखिए वो चना है। ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? तो साथियों किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि प्रदान की थी? तो याद रखिएगा अकबर ने दी थी। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, राष्ट्रीय एकता दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? तो सर जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो साथियों किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों के द्वारा किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, किस वर्ष में अपनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे को केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो साथियों बताइए किस वर्ष में अपनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो साथियों याद रखिए वर्ष 1931 में अपनाए गए थे। याद रखिएगा जिसमें भाई तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? बताइए, ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। चारों आपको मालूम होना चाहिए भाई कि भारत के प्रसिद्ध स्मारक है, इसके संदर्भ में कौन सा युग में सही है। जैसे साथियों लिंगराज मंदिर, ये आपका कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है ना। लेकिन देखिए सवाल में गुजरात दिया तो ये गलत हो जाएगा। ऊनाकोटी गुफा मंदिर, ये मेघालय में नहीं भाई, ये त्रिपुरा में स्थित है। जो ऊनाकोटी गुफा मंदिर है ना, ये त्रिपुरा में स्थित है। श्री हर मंदिर साहिब पंजाब, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए सही वाला पूछा ना, तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। गोल गुंबज के आंध्र प्रदेश में नहीं, ये तो कर्नाटक में है ना, आप सभी को याद होगा। तो इस साल का सी ऑप्शन आपका युग में बिल्कुल सही दिया है, जो कि प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओके भाई, इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे भाई, क्योंकि क्लास अपलोड होना तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे, यही बस हम चाहते हैं भाई। ठीक है, देखिए गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुरुजी ये तो मध्य प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी? बताइए, वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी? तो सर जी पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, चर्चा में रहा डेनाली पर्वत कहाँ स्थित है? तो साथियों चर्चा में रहा डेनाली पर्वत कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो सर ये तो अमेरिका देश में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, किस खेल को पहली बार एशियाई खेल 2026 में शामिल किया गया है? तो साथियों जो एशिया में पहली बार होने जा रहा है खेल 2026 में, वो कौन सा खेल शामिल किया, यानी जो किस खेल को पहली बार जो एशियाई खेल 2026 में शामिल किया गया, ये सवाल आप सभी से पूछ रहा है। तो मिश्रित मार्शल आर्ट को पहली बार शामिल किया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, हाल ही में केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि कर कितने के की है, यानी कितने प्रतिशत की है? तो साथियों वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि कर आपका टोटल 7.48% की है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय बताइए कौन सा होगा? अब यहाँ से हिंदी के सवाल आएगा भाई, हिंदी के सारे सवालों को आपको तैयार करना है इसी क्लास में। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय कौन सा है? तो सर जी बिल्कुल है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो साथियों जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइएगा। जैसे कि जल का पर्यायवाची नीर है, सलील है, अंबु है, लेकिन समीर तो नहीं है। समीर तो हवा का होता है ना भाई,
तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सा नहीं है? जैसे उर्वशी है, रेणुका भी है, रश्मिरथी है, लेकिन स्वर्णधूलि ये किसका है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की है। तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्वर्णधूलि रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है स्वर्णधूलि। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताइए। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो सर जी तुलसीदास जी के हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ये तो जबरदस्त सवाल है भाई। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग शुरुआत में लगाओ। जब इस तरह का सवाल आए भाई तो हमेशा याद रखिए उसमें प्रति ही उपसर्ग लगता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, यथाशीघ्र में कौन सा समास है? तो साथियों यथाशीघ्र में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययीभाव समास है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, चौराहा में कौन सा समास है? बताइए। जितना बेसिक से हो सके या बेसिक वो सवाल हम आपके लिए करवा देंगे भाई। ठीक है, क्लास में रिवीजन भी होता रहेगा सारे सवालों को। चौराहा में कौन सा समास है? तो सही इसमें तो द्विगु समास है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, निंदा का विलोम शब्द बताइए। निंदा का विलोम शब्द, तो सर जी निंदा का तो स्तुति होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, इनमें कौन सा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है? साथियों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखना है। बहुत आदमी, पूरा आनंद लेना, बिल्कुल ठीक है। सब जंगल बहुत दूध, तो बहुत आदमी ये अनिश्चित है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो साथियों कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो सर जी क्रिया विशेषण यानी कि हम पढ़ते नहीं है भाई। पिता कर्तव्य की संतानों का पालन कर, ये भी नहीं है। क्रिया विशेषण के संबंध से रखता है भाई, वे कमाते हैं। किशन बहुत तेज दौड़ता है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। क्रिया विशेषण संबंध रखा है, किशन बहुत तेज दौड़ता है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर, पूत कपोत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए साथियों। पूत कपोत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्तियों में अलंकार कौन सा है गुरु? तो इसमें लाटानुप्रास अलंकार है, यानी इस सवाल का भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, निस्दिन बरसत नैन हमारे, पंक्ति में कौन सा रस है? निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो इसमें तो सर जी वियोग रस है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है? साथियों उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो सर जी इसमें तो व्यंजन संधि है ना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों आप चैनल पर नए तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ना नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा आप लोग, कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जरूर पहुँचे भाई। और आप क्लास में है तो अभी क्लास को लाइक कर देंगे भाई। ठीक है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो बताइए किसके लिए? हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है किसके लिए? तो लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए, उस समय हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, अधोलिखित किस वाक्य में सकर्मक अकर्मक क्रिया है? अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताएंगे आप सब लोग। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, सकर्मक है। ये चीज़ें तुम्हारी जी ललचाती हैं, ये चीज़ें तुम्हारी जी ललचाती हैं, बिल्कुल इसमें भी भाई एक सकर्मक क्रिया है। श्याम सोता अकर्मक क्रिया, ये परफेक्ट है, यानी इस सवाल का साथियों सी ऑप्शन राइट आंसर है। श्याम सोता है अकर्मक है, वह अपना सिर खुजलाता है, इसमें भाई सकर्मक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें कारक बताइए। रमा विद्यालय से विभक्ति चेक करिए आप लोग, से है तो कौन सा? अपदान से। क्यों भाई?
पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। साथियों सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा, तो सुधा का अमृत हो जाएगा, पानी हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण क्या होगा। साथियों कर्मवाच्य में बताना होगा, नमन पुस्तक पढ़ता है, यानी कि नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये कर्मवाच्य होगा। ये कर्म क्या ना, नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। तो साथियों सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, तो ख है, छ एक ठ है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो साथियों किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो सर जी साहित्य के क्षेत्र में, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 का, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो सर जी वधु शब्द का बहुवचन तो क्या होगा गुरु, वधुएं हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, आल्हा खंड किस बोली भाषा में लिखा गया है। तो साथियों जो आल्हा खंड है किस बोली या भाषा में लिखा गया है, तो सर जी ये तो बुंदेली भाषा में लिखा गया है आल्हा खंड, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, एक निश्चित कुट भाषा में JR-Z-Q को 74 के रूप में और LOBT को 118 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई भाषा में XG-CF के लिए कूट क्या है, बताइए साथियों। अब आपको ना रीजनिंग पे हम एक सवाल के लिए 50 सेकंड का समय प्रोवाइड करेंगे, 1 मिनट से कम समय का। चलिए साथियों इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए। जैसे देखिए क्या है, Z है, R है, J है, R है, Z है, Q है, इसका कोड 74 लिखा है। जब इस तरह का सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, हर एक अक्षर का कोड पहले करते हैं। J 10 होता है, R 18 होता है, Z 26 होता है, Q 17 होता है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 10 18 28 28 26 आपका कितना हो जाएगा 54, 54 और 17 कितना होगा 71 होगा। ये तो पास आ गया भाई। 71 में यदि हम 3 जोड़ दें तब 74 बन सकता है क्या, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से हम क्या LOBT को चेक कर सकते हैं, क्या 118 आ जाएगा, यानी करीबन 115 के बाद पार आ सकता है, क्योंकि 115 में 3 जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए साथियों इसको जोड़ेंगे तो आप ही बताइए कि L जो 12 होता है वो 15 होता है, तो 27 हो जाएगा। 27 और B 2 होता है 29, 29 में 20 जोड़ देंगे तो 49 होगा, लेकिन हमें तो 118 चाहिए। यानी ये वाला पैटर्न नहीं मैच किया भाई, जोड़कर यानी सभी अक्षर का कोड करके उसमें लास्ट में +3 करना है, ये लॉजिक नहीं है। यानी अब दूसरा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई। जब ये पहला लॉजिक नहीं मिलेगा तो हमेशा याद रखिए आपको इनके अक्षर का अपोजिट करना होगा। अब J का उल्टा क्या होता है आप कहेंगे Q होता है, R का उल्टा क्या होता है आप कहेंगे सर जी I होता है, Z का उल्टा आप सभी को मालूम है A होगा, Q का उल्टा क्या होता है J होता है। अब इसको हर एक अक्षर का कोड करिए, Q 17, I 9, A 1, Z 26, यही होता है भाई। क्लियर। अब देखिए साथियों इसको जोड़िए, 17 9 कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड भाई, J है ना भाई यहाँ पे J 10 हो जाएगा भाई, J 10 होता है। 17 9 26, 26 1 27, 27 और 10 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा भाई। अब 37 का दुगना देखिए 74 किया है, क्या ये लॉजिक मिल पाएगा इस बार भी। यानी कि हर एक अक्षर का अपोजिट करने के बाद उसका जोड़ा के बाद दुगना किया तब जाकर आंसर किया भाई। अब दूसरा हम LOBT का भी चेक कर लेते हैं भाई एक बार, सेम प्रोसेस पे। LOBT इसका कोड कितना 118। L का उल्टा आप तुरंत बताइए सर जी O होता है, O का उल्टा क्या होता है सर जी L होता है, B का उल्टा Y होता है, T का उल्टा क्या होता है GT रोड यानी G, तो O का 15, L का 12, Y का 25, G का 7, जोड़िए 15 देखिए 25 40, 40 12 कितना हो जाएगा 40 12 52, 52 7 59। अब साथियों 59 का दुगना करिए, देखिए 2 9 18 2 5 10 11, नहीं यही सेम प्रोसेस भाई। यानी कि हर एक अक्षर का हमें अपोजिट करना पड़ेगा, उसके बाद अपोजिट करने के बाद उसको हम टोटल उसका कोड करेंगे, उसको जोड़ेंगे और उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूछा किसका भाई, XGCF का है ना,
जी सी एफ, एक्स का उल्टा सी, जी का उल्टा टी, सी का उल्टा एक्स, एफ का उल्टा सर यू। ये तो आपको याद होगा भाई। सी 3 टी 20, एक्स 24 यू 21। जोड़िए 20 3 23, 23 24 47, 47 21 68, 68 का दुगना 2 8 16 6 2 6 12 136। कितने लोग का 136? पहला ऑप्शन आ चुका है। क्लियर? यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? चलिए साथियों, इसी पर एक सवाल का आप उत्तर बताइए। आपने तो एक्स जी सी एफ बता दिया, तो आप बताइए साथियों ना, कॉर्न का कोड क्या होगा? बताइए। सेम प्रोसेस पे बताना है जो ये सवाल आपने 53 नंबर को हल किया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बताइए। एक निश्चित कोड भाषा में फीबर ओरिजिन को ट्री क्लाउड के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, एप्पल ओरिजिन को ब्राउन क्लाउड के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, और सैंडविच फीबर को सू ट्री के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो एप्पल के लिए कोड शब्द क्या होगा? बताइए साथियों, ये सवाल आप हल कर दीजिए तुरंत। तो सर जी इस बार हमसे एप्पल का कोड पूछा ना, तो पहले साथियों देखिए एप्पल किस में है यही पहले चेक करिए आप लोग। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में फीबर ओरिजिन को ट्री क्लाउड लिखा है, ठीक है सर जी, ठीक है। फिर उसके बाद एप्पल ओरिजिन को, यहाँ पे देखिए एप्पल दिया आपका, यहाँ पे एप्पल दिया है गुरु। एप्पल ओरिजिन को ब्राउन क्लाउड के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, और सैंडविच फीबर को सू ट्री के रूप में। यानी साथियों हमारा ये देखिए जो एप्पल है, एप्पल ओरिजिन, तो इसका कोड क्या है गुरु? ब्राउन क्लाउड। यानी हमारा कोड इसी मिलेगा ब्राउन क्लाउड में। तो साथियों ब्राउन क्लाउड मिलेगा क्योंकि इसी में केवल एप्पल है और किसी में एप्पल है नहीं भाई। तो ऐसा काम करिए ना, जो इसका कोड है जिसमें एप्पल जो ओरिजिन है, इनका कोड जो ब्राउन क्लाउड, इसमें से एक को कॉमन देखिए कहीं दिया होगा। जैसा देखिए क्लाउड, देखिए पहले वाला कोड देखिए जो आपका किया है फीबर ओरिजिन, इसका कोड ट्री क्लाउड है, तो क्लाउड यहाँ पर है, और एप्पल वाले में देखिए क्लाउड, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा भाई, कॉमन मिल जाएगा। बच रहा कौन सा? ब्राउन बच रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा हमारा। इसके अलावा कोई और बच रहा नहीं बच रहा है भाई, तो ब्राउन पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है भाई, जिसमें एप्पल रहेगा उसी में आंसर आएगा। आप सभी को मालूम होगा ना, जब भी सिंगल पूछता है तो अधिकतर तो कॉमन नहीं देता है अब, क्योंकि कॉमन वाला तुरंत मिल जाता है सभी को। ये थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करता है। हमेशा याद रखिए, जो पूछा रहेगा सिंगल, जिसमें रहेगा उसी में आपका आंसर होगा, उसी में आंसर रहेगा। और आप ऐसा ट्राई करिएगा ना कि कॉमन चेक करिएगा, उसको हटाइएगा, जैसे दो कोई कॉमन रहता। तो जैसे इसमें देखिए हमने क्लाउड चेक किया, ठीक है, तो कॉमन मिल गया, तो कट जाएगा, बचा कौन? ब्राउन, तो ये कोड हो जाएगा एप्पल का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम ओर से 7वें स्थान पर है और जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पे है। तो पंक्ति में छात्रों कुल संख्या ज्ञात करिए। तो सर जी जब इस तरह का सवाल आता है तो क्या करते हैं? गणेश अंतिम छोर से 7वें स्थान पर है, जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पे है। तो साथियों इनको जोड़िए पहले 18, अब 18 में से 1 माइनस करिए 17 हो जाएगा। तो पंक्ति में छात्रों कुल संख्या कितनी होगी भाई? गणेश अपने आप को थोड़ा नहीं गिनेगा, यानी 17 लोग हैं। पंक्ति में छात्रों कुल संख्या कितनी? 17 है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या बनेगा? 6 मित्र हैं बी डी एफ एच जी और एल, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूर नहीं कि इसी क्रम में। बिल्कुल बस सही बात है भाई, जैसे एक वृत्ताकार केंद्र ऐसे बन गया ना, इसमें 6 मित्र को हम बैठाना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब साथियों देखिए हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे, ध्यान से बस आप देखते रहिए। पहला लाइन पे बढ़ते हैं, बी जो है यल के तुरंत दाएं को है, यानी साथियों यल के दाएं बी बैठा है। ठीक है, दाएं बाएं आप जानते हैं ना, जिस समय आप ये क्लास देख रहे हैं, जिस भी आप पोजीशन पे आपका राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो साथियों जिसको बैठाइएगा उसका दायां बाएं देखिएगा। जैसे सवाल बोला ना कि बी जो है वो यल के तुरंत दाएं, यानी यल के तुरंत दाएं बी है, तो यल के दाएं साइड यानी राइट साइड में बी बैठ गया। पहला लाइन कंप्लीट हो गया। उसका देखिए डी जो है जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है, यानी जे के बाएं से दूसरे स्थान पर डी बैठा है। तो ऐसा काम करिए साथियों ना, जे के बाएं से, यानी हम क्या काम करते हैं, जे को यहाँ बैठा लेते हैं। तो साथियों जे का बायां से दूसरा स्थान पर डी यहाँ पे आ जाएगा। पहला स्थान हो जाएगा, दूसरा स्थान वो भी बायां साइड है, दायां नहीं, दायां आता तो इधर होता भाई। ठीक है, बायां दिया है, तो दूसरा का लाइन भी कंप्लीट हो गया। उसका देखिए यफ जो है यच के बाएं को दूसरे स्थान पर है, यच के बाएं से दूसरे स्थान पे यफ बैठा है। तो साथियों यच को यहाँ बैठा लीजिए और यफ को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कर देते हैं भाई, बाएं साइड में बच जाएगा, यच के बाएं से दूसरे स्थान पे बढ़ जाएगा यफ।
अब देखिए सारे बैठ गए भाई। अब सवाल क्या एक और लाइन और है। यल जो है यच के दाएं के दूसरे स्थान पे है। क्या है देखिए, यच के दाएं से दूसरे स्थान पे यल है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका भाई। सवाल क्या पूछा है, यफ के बाएं को तीसरे स्थान पे कौन है। यफ के बाएं से तीसरे स्थान पे, तो सर जी यफ के बाएं से तीसरे स्थान पे तो पहले पे तो बी है, दूसरे के पे यल है, तीसरे के पर जे है। तो सर जी यफ के बाएं के तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो सर जी जे बैठा है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त, बताइए। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। निम्न विकल्पों में से 3 एक समान अनुरूप है, एक भिन्न है, भिन्न का चयन करें। बताइए साथियों। जैसे देखिए 22 33 है तो 11 दूना 22, 11 तिया 33। क्लियर। 10 15 है तो ये क्या होगा, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। क्लियर। 18 27, 9 दूना 18। क्लियर। 9 3 27, ये भी क्लियर आपका हुआ। लेकिन साथ देखिए ये 16 कैसे, तो इसका दुगना, जैसे 8 का दुगना 16, जिस प्रकार 3 गुना कर रहा है तो 8 3 24 होना चाहिए साथियों। लेकिन सवाल में देखिए 21 दे रखा है, तो यही तो अलग हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 1 से जब हम मल्टीप्लाई करें 2 का मल्टीप्लाई, फिर उसी तरह 3 का मल्टीप्लाई दिया है, 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई। लेकिन डी ऑप्शन में 8 का 2 का मल्टीप्लाई दिया, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई नहीं दिया है। 8 3 24 होता है, लेकिन सवाल में देखिए 21 दे रखा है, यानी ये नहीं होगा भाई। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर भी हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। ए जो है बी का 7 गुना है, बी जो ए से कितना प्रतिशत कम है, बताइए साथियों। ए जो है ना बी का 7 गुना है, तो सर जी ए भी लिख लीजिए। ए जो है ना बी का 7 गुना है, यदि ए 7 है, ऐसे नहीं, बी का 7 गुना है तो यानी बी को 1 मान लेते हैं तो ए को 7 मान लेते हैं, ऐसे हो जाएगा भाई। यही होगा ना। देखिए ये जो है बी का 7 गुना है, बी के यदि हम 1 मान लेते हैं ये आपका 7 हो जाएगा। यदि हम यहीं पे इसको 100 मान लेते हैं ये 700 होता है सवाल के अकॉर्डिंग। अब बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, तो साथ ही बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी सही 7 है, ये 6 कम है, किससे है 7 से कम है। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 600 बटे 7 कितना होगा, 7 बटे 56, 56, 60 में से 56 4 40, 7 5 35, यानी 85 आपका समथिंग आएगा भाई। तो 85.71% हो जाएगा। तो याद रखिएगा बी ए से कितना प्रतिशत कम है, 85.71% कम है। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जो 8% लाभ के साथ ₹1566 में बेची जाती है, बताइए साथियों। अब देखिए उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना जो 8% के लाभ के साथ हो। 8% लाभ यानी 8% का मतलब सर जी 8/100, इसको शॉर्ट फॉर्म बताएं क्या होगा, 2 चौका 8, और साथियों ऐसे करते हैं ना 4 से डायरेक्ट, 4 दूना 8, 25 चौका 100, यानी 2/25। अब कास्ट प्राइस आपका भाई क्रय मूल्य 25 है और सेलिंग प्राइस आपका 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 से जुड़ जाएगा भाई ने, कितना हो, जैसे 2 में जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा, 25 27 हो जाएगा, 25 27 हो जाएगा। कोई सामान 25 का खरीदे हैं 27 का बेच रहे हैं, यानी ये आपका कास्ट प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब सभी को समझ में आया। तो साथियों 1566 में बेची जाती है, तो कितने बेची जा रही भाई, ये सेलिंग प्राइस कितने बेची जा रही, 1700, अब 27 है तो ये 1566 में बेची जाती है। ये 27 किसके बराबर हो जाएगा, 1566 के बराबर होगा कि नहीं भाई, इसी के बराबर होगा ना। 27 किसके बराबर होगा, 1566 के बराबर होगा। ठीक है, 27 जो है वो किसके बराबर होगा, 1566 के बराबर होगा। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा गुरु, 1566 बटे में 27, इसको निकालिए आंसर आ जाएगा। तो 7 5 7 35, 7 5 कितना होता है, 7 5 35, 5 से 5 दूना 10, 3 13 135, यानी 5 बार में आएगा भाई। क्लियर। यहाँ से आपका हो जाएगा भाई कितना, 5 बार में, और ये 58 बार में, 58 बार में कटेगा। अब साथियों सवाल क्या पूछा है कि 1566 में बेची जाती है, तो उस वस्तु क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था भाई, 25 था ना, तो मल्टीप्लाई करिए आंसर आएगा कितना आएगा, 25 8 200 का 0 20, 25 5 100, 25 5 100 आपका 100, 25 कितना आएगा भाई, 25 5 125 ना,
125 और 20 145, यानी 1450 रुपया होगा भाई, 1450 ऑप्शन। यानी वह उस वस्तु का जो कास्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, वो 1450 रुपया होगा। ऐसे आप इस सवाल को हल करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पर भाई। यदि शब्द इसके अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके खेल का नाम बनाया था, तो खेल के नाम के दाएं छोर से छठा अक्षर क्या होगा? तो साथियों बताइए, इस अक्षर जो आपका ऊपर नीचे दिया, इधर उधर दिया है, बिखरा कर दिया है, तो इस अक्षर की मदद से आप कौन सा खेल का नाम बना सकते हैं? तो सर जी इतना तो हमें बास्केटबॉल लग रहा है। बास्केटबॉल का स्पेलिंग क्या होता है? BASKEETBALL, बास्केटबॉल। अब साथियों यही बास्केटबॉल बन सकता है। तो खेल के नाम के दाएं छोर से छठा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से इधर से देखना, 1 2 3 4 5 6, यानी ई है भाई। तो खेल के नाम के दाएं छोर से छठा अक्षर क्या होगा? ई होगा। तो गुरु डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी बायां से पूछता तो इधर से हम चेक करते हैं, दायां से पूछा तो इधर से चेक करेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। तो बताइए साथियों, ये 60 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए कि आप सभी का इन 60 सवाल में से कितना स्कोर बना? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा इसी क्लास में। तो साथियों यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों हमारे पास अब देखिए ज़्यादा समय नहीं बचा भैया। आज तो 20 तारीख हो गया, 10 दिन इसमें 7 दिन उसमें, 17 दिन केवल बचा है भाई। 17 दिन में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना होगा। मॉक टेस्ट को लगाइए साथियों, एनालिसिस करिए, रिवीजन करिए, सोने से पहले रिवीजन जरूर करिए, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन तैयार करिए। जितने भी यूपी के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे यूपी पेट हुआ, आपका लेखपाल हुआ है, यूपीएसआई हुआ है, जितना भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं यहाँ तक टीचर के, उनके सारे क्वेश्चन तैयार करिए भाई, क्योंकि वही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं मेरे दोस्त। ओके तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। और आप चैनल पर नए तो भाई जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके तो सभी को गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।